नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। आज से हम सभी लोग मंडी सचिव के लिए प्रैक्टिस सेट आरंभ करेंगे, जिससे आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसमें, क्योंकि उसके मटेरियल को लेकर के थोड़ा अभाव है। अच्छा, उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ उसमें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर आती है दोस्तों, उसका पोर्शन ज़्यादा है इसके अंतर्गत। तो हम पहले थोड़ा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, फिर एक दिन सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे उसमें। और फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा तो कोशिश करेंगे जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है मैं उसको करा दूं आपको अच्छे से। तो हम सभी लोग प्रैक्टिस सेट आरंभ कर रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी का आंकड़ा कर पाएंगे, आकलन लगा पाएंगे कैसे क्या उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है इसका। भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, 2002 में या फिर वर्ष 1999 में। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? इसका सही जवाब है वर्ष 2000 में। तो भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो वह 2002 में हुई थी। अच्छा, ये एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है, और अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2000 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है, और यह एक प्रकार का स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि मुद्रा परिचालन को कम किसके द्वारा किया जाता है? आपका प्रश्न क्या है कि मुद्रा परिचालन को कम किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आपके विकल्प कौन कौन से दिए गए? आपके विकल्प दिए गए वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या फिर वित्त आयोग के द्वारा, या योजना आयोग के द्वारा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मुद्रा परिचालन को किसके द्वारा कम किया जाता है, तो मुद्रा परिचालन को आरबीआई के माध्यम से कम किया जाता है। केंद्रीय बैंक जो हमारा होता है, कभी कभी आपके विकल्प में दिया होता है किसके द्वारा कम किया जाता है, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा कम किया जाता है। अच्छा, मुद्रा परिचालन है क्या? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति को सीमित करना। मुद्रा परिचालन किसे कहते हैं? तो मुद्रा की जो आपूर्ति होती है उसको सीमित करना दोस्तों। मुद्रा की आपूर्ति को क्या करना? सीमित किया जाना, जिससे क्या हो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में मुद्रा उपलब्ध ना होने पाए, चीज़ों के मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहे। तो यही कारण है कि मुद्रा परिचालन को किसके माध्यम से कम किया जाता है? तो अर्थात कौन नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो आरबीआई दोस्तों करता है। और जब मुद्रा आपूर्ति को क्या किया जाएगा? मुद्रा आपूर्ति को जब सीमित किया जाएगा तो मुद्रा जो स्फीति होगी वह धीमी होगी। ठीक है। और इससे आर्थिक विकास भी हालांकि धीमा होता है, और इसके कुछ नुकसानों की अगर हम बात करें, जिससे बेरोजगारी की मात्रा भी थोड़ा बढ़ सकती है। तो और योजना आयोग, वित्त आयोग, ये सभी एक अपने अतिरिक्त अलग निकाय हैं दोस्तों। तो योजना आयोग अगर हम बात करें, योजना आयोग क्या है? तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो ये समझ गए आप कि मुद्रा परिचालन को किसके माध्यम से कम किया जाता? तो आरबीआई के द्वारा। और अगर योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में करी गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो पीटी नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। अच्छा, योजना आयोग और नीति आयोग हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस के टॉपिक में भी दिया हुआ है। और वर्तमान में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो वर्तमान में योजना आयोग का स्थान दोस्तों नीति आयोग ने लिया है। किसने लिया है? नीति आयोग ने लिया है। अच्छा, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में भी हटा दूंगा, ताकि आप लोग, वो कहते हैं ना, लिख कर पढ़ने से थोड़ा माइंड जो है एक्टिव लर्निंग करता है। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई। और योजना आयोग का स्थान किसके द्वारा बाद में लिया गया? तो नीति आयोग के द्वारा लिया गया। ठीक है। और अगर बात करें कि इसको विस्थापित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था।
और पूछा जाता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब तो खैर योजना आयोग अस्तित्व में है नहीं, और उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी था। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से जितने प्रश्न बन सकते हैं कवर करते हुए चलेंगे, और आप अपना कह सकते हैं कि आप अपना आकलन करते रहिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। जिस प्रकार यह पूछा जाता है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि योजना आयोग का जो अस्तित्व था उसको समाप्त करने का कार्य हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो कह सकते हैं कि अंतिम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ योजना आयोग को लेकर के विभिन्न प्रकार के जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हो गए दोस्तों। और हम अगर कुछ बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। हमारा वित्त आयोग क्या है, तो वित्त आयोग दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में अगर हम बात करें वित्त आयोग क्या है तो इसको समझते हैं। वित्त आयोग को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये पॉलिटी के अंतर्गत भी आता है, और जैसे इसमें दिया गया तो थोड़ा कुछ समझ लेते हैं कि यह है क्या, कुछ चीज़ों पर जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी साबित हो सकती हैं। अभी हाल ही में नए वित्त आयोग का गठन भी किया गया है, तो हो सकता है उससे लेकर के प्रश्न पूछा जाए। तो अगर एक बार पूछा गया था दोस्तों कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर वाई रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करें कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर इसका गठन किया जाता है। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, संरचना कैसी होती है, तो भारत का जो वित्त आयोग होता है उसका एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होता है, तो एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और आर्टिकल की बात हम कर ही चुके हैं, आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो इतना जो जरूरी था बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। वित्त मंत्रालय से कोई आपका लेना देना है नहीं। तो वित्त आयोग और योजना आयोग आरबीआई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, उसको लेकर के कई प्रश्न आए हैं दोस्तों। तो मुद्रा का परिचालन किसके द्वारा कम किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा कम किया जाता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि ताकि मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको सीमित किया जा सके। साख नियंत्रण करने का कार्य भी आरबीआई के माध्यम से होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ये सभी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बहुत ही प्रसिद्ध या बहुचर्चित प्रश्न है, तो इन पर अपनी नज़र बनाए रखें। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। आपके विकल्प हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय या फिर आरबीआई के द्वारा। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यह कई बार पूछा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसको कभी कभी सीधे तौर पर सीएसओ दिया होता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, तो सीएसओ की स्थापना 3 मई 1951 को हुई थी। कब हुई थी, तो 3 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना की गई थी।
और वर्ष 1956 से लेकर के CSO क्या कर रहा है, लगातार प्रत्येक वर्ष जो भी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जो प्रकाशित होता है इसके माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। तो कब से, वर्ष 1956 से लेकर के लगातार प्रकाशित कर रहा है। और इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या करा है, 6 क्षेत्रों तथा 14 उपक्षेत्रों में विभाजित किया है। क्या किया है इसने, अर्थव्यवस्था को 6 उपक्षेत्रों में, कितने, तो इसके 6 जो उपक्षेत्र हैं दोस्तों उसमें, और नहीं इसके उपक्षेत्र नहीं, ये क्षेत्र होगा, 6 क्षेत्र होगा और ये 14 उपक्षेत्र होंगे। 14 उपक्षेत्रों में विभाजन किया है। वर्ष 2019 में क्या हुआ, CSO तथा NSSO का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिए कि वर्ष 2019 में क्या किया गया, वर्ष 2019 में CSO तथा NSSO का विलय कर दिया गया। विलय करने के बाद किस चीज़ का निर्माण हुआ, कौन से संगठन का निर्माण हुआ, NSO का दोस्तों निर्माण हुआ। क्या बना, तो NSO बना 2019 में। CSO और NSSO का विलय करके क्या बना, NSO का गठन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके माध्यम से किया जाता है। आपके विकल्प दिए गए हैं कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और इसका गठन कब किया गया, तो 3 मई 1951 को इसका गठन किया गया। वर्ष 1956 से लेकर के यह लगातार आंकड़े को जारी करने का कार्य करता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था को हमारी 6 क्षेत्रों तथा 14 उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया। और 2019 में CSO और NSSO को मिला करके किस चीज़ का निर्माण किया गया, किस संगठन का, तो NSO का निर्माण किया गया। और एक बार प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, संभवतः ये पेट के जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत आया हुआ था कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा लगाया गया। तो राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान किसके द्वारा लगाया गया, राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। दादा भाई नौरोजी के माध्यम से लगाया गया। तो पहला राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लगाया गया, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हमने इसके कुछ जो भी अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उस पर बात कर लिए। प्रश्न पूछा गया था जो PGT वर्ष 2012 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है। आपके विकल्प दिए गए थे RBI, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। तो ये थे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। RBI की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत RBI की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। अच्छा, कभी कभी इस अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को कब पारित किया गया, तो वर्ष 1934 में पारित किया गया। तो आपके लिए याद करने वाली कौन सी चीज़ है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम वर्ष 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को RBI का गठन किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय फसल बीमा योजना को लेकर के हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया। वर्ष 1945, वर्ष 1980, वर्ष 1985, वर्ष 1988। समय समय पर फसल बीमा योजना में कई बार संशोधन हुए हैं, तो उनको आपके लिए समझना आवश्यक भी है। तो खैर, फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था,
वर्ष 1985 में इसका शुभारंभ किया गया था। तो आइए इसके कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों फसल बीमा योजना का इसको परीक्षण के तौर पर वर्ष 1973 से लेकर के वर्ष 1984 के दौरान इसको चलाया गया था। बात यहाँ पर परीक्षण की जा रही है कि जब सबसे पहले फसल बीमा योजना की जब टेस्टिंग करी गई तो वर्ष 1973 से लेकर के वर्ष 1984 तक इसको चलाया गया। फिर अप्रैल 1985 में क्या किया गया, जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है हमारा, उसके द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया। फिर समय के साथ साथ इसमें क्या हुए, कुछ बदलाव हुए और इसके स्थान पर रबी वर्ष 1999 से लेकर के 2000 में भारतीय साधारण बीमा निगम के समन्वय से एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया। अच्छा, वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। अच्छा, कभी एक बार पूछा गया था कि वर्ष कौन सा है फसल बीमा का, तो वर्ष 1999 से लेकर के 2000। अब इनको मैं यहाँ पर नोट किए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जब बात की जाए टेस्टिंग की, हालांकि टेस्टिंग वगैरह को लेकर के प्रश्न आता नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिए। मान लीजिए पूछ लिया गया, परीक्षण के तौर पर जब इसको लागू किया गया तो वर्ष 1973 से लेकर के वर्ष 1984 तक इसको लागू किया गया। ठीक है, ये हो गया। और अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसको दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसको लागू किया गया। अच्छा, रबी वर्ष के तौर पर इसको कब क्या महत्ता प्रदान की गई, तो रबी वर्ष की अगर हम बात करें इसका कब से कब तक रहा, वर्ष 1999 से लेकर के 2000। और अभी हाल ही में कब शुरुआत की गई, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब की गई, वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमने कितना पढ़ा, बल्कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए हमने कितने तैयार किया। तो यहाँ एक प्रश्न दिया गया, उससे कई संभावित प्रश्नों पर हम बात करेंगे। मान लीजिए कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आप उसको करने की स्थिति में हो। तो फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया, अगर टेस्टिंग की बात करें वर्ष 1973 से लेकर के वर्ष 1984 के दौरान। और जब रबी वर्ष की बात करें तो वर्ष 1999 से लेकर के वर्ष 2000 के दौरान प्रारंभ किया गया। वहीं अगर हाल ही के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा फसल बीमा योजना को लागू किया गया। अच्छा, फसल बीमा योजना को लेकर के दोस्तों काफ़ी व्यापक विस्तृत आंकड़े हैं, उनको उतनी गहराई में आपको जाना सही नहीं है। यह मैं योजनाओं का जब चैप्टर कराऊंगा तो उसके अंतर्गत मैं करा दूंगा इन सभी योजनाओं को बहुत ज़्यादा डीप से। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जिन भाइयों ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया होगा उसमें देखा होगा कि जो भी योजनाएं थी उसको कितनी गहराई से पूछा गया था। तो पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से भारत में व्यापारिक बैंकों के दायित्व में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में जो व्यापारिक बैंक हैं उनके दायित्व में से सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा है। मांग जमाएं, सावधि जमाएं, अंतर बैंक देयताएं या अन्य उधारियाँ। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, सावधि जमाएं। इसका सही जवाब क्या है, जो सावधि जमाएं हैं वो बैंक के दायित्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। मांग जमाएं कहते किसे हैं, मांग जमा का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो बैंक द्वारा जो स्वीकृत की गई रकम है जिसे मांगने पर आराम से निकाला जा सकता है, मांग जमाएं। मान लीजिए जो आपका सेविंग अकाउंट है, आपने जब उसमें 100 रुपये जमा करे तो जब आपको ज़रूरी हो जब ज़रूरत हो आप उसको तो आप आराम से उससे निकाल सकें, तो उसको मांग जमा कहा जाता है। तो मांग जमा क्या होती है, ये इसका सही जवाब है दोस्तों। तो मांग जमा का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि बैंक द्वारा स्वीकृत की गई एक ऐसी रकम जिसको आप अपनी आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं, उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। इसको हम सभी लोग सेविंग अकाउंट वगैरह, बचत जमा खाता, इन सब के नामों से जानते हैं। ठीक है, सावधि जमाएं किसे कहते हैं, सावधि जमाएं एक प्रकार का फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। ठीक है, एफडी जिसे हम सभी लोग गांव में कहते हैं। सावधि जमाएं क्या होती हैं, एफडी होती हैं, फिक्स डिपॉजिट होती हैं।
जिसे एक निश्चित अवधि के आधार पर क्या होता है, जमा की जाने वाली जो रकम होती है, जब एक निश्चित अवधि होती है तब उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो सावधि जमाएं समझ गए क्या है? मांग जमाएं क्या है? जो आपके सेविंग अकाउंट है, मान लीजिए आप उसमें रकम जमा करते हैं और जब आपको आवश्यकता हो तो उससे आप आसानी से निकाल सकें, वो आपकी मांग जमा हो गई। और सावधि जमा किसे कहते हैं? जिन्हें हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। एफडी वगैरह, मान लीजिए आपके पास कुछ रकम है, आपने उसका फिक्स डिपॉजिट करा दिया, जिसपे सेविंग मान लेते हैं, जो सेविंग अकाउंट है दोस्तों, उसकी अपेक्षा एफडी पर कुछ ब्याज ज़्यादा मिलता है। वही जब आप एक मान लीजिए 4 साल के लिए कराए, आपने 5 साल के लिए कराए, या जो भी बैंक के द्वारा जो योजना है उस आधार पे आपने कराया, तो आपको जो आपको रकम है आपके मूलधन से बढ़ के थोड़ा मिलती है। ठीक है। आमतौर पर इसकी अवधि 7 साल से लेकर के 10 साल तक की हो सकती है दोस्तों। और क्योंकि यह फिक्स डिपॉजिट है और एक निश्चित समय के बाद मिलती है, इसलिए इसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? सावधि जमा को हम सभी लोग टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी इसको कहा जाता है। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। बाकी अंतर्देयताएं इतना आपके लिए ज़रूरी टर्म है नहीं, जो हम ज़रूरी जितना वही पढ़ते चलेंगे, जिससे आप बोर भी ना हो और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से चीज़ें महत्वपूर्ण भी साबित हों। आपका अगला प्रश्न है कि राज्य समिति का संबंध किससे है? राज्य समिति का संबंध किससे है? जो राज्य समिति है आपकी, इसका संबंध कैसे किससे है? कृषि आय पर करारोपण से, भूमि सुधार से, काला धन से, या फिर प्रतिभूति घोटाला से? तो कृषि आय पर करारोपण से इसका संबंध है दोस्तों। और जो ये राज्य समिति नहीं, राज्य समिति है दोस्तों। राज्य समिति का संबंध किससे है? तो कृषि आय पर करारोपण से है। अच्छा, इस समिति का गठन कब किया गया था? तो इस समिति का गठन वर्ष 1972 में किया गया था। राज्य समिति का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1972 में किया गया था। ठीक है। कृषि आय पर करारोपण से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? आप जो राजकोषीय नीति हमारी होती है उसका अंग कौन कौन सा नहीं है? करारोपण नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, या फिर सार्वजनिक व्यय नीति? तो पहले तो समझते हैं कि राजकोषीय नीति है क्या। तो राजकोषीय नीति दोस्तों कुछ ऐसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था में रोजगार और आर्थिक स्थायित्व को स्थापित किया जाता है। राजकोषीय नीतियाँ क्या होती हैं? ये ऐसी नीतियाँ होती हैं जिसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत रोजगारों को और जो आर्थिक स्थायित्व होता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमारी अर्थव्यवस्था में ना हो, इन चीज़ों को स्थायी करने का या स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो सरकार के द्वारा जो भी सरकारी व्यय या भी जो आय वगैरह होती हैं उनको ऐसे समायोजित करते हैं जो हमारी मांग होती है और जो सेवा होती है उसमें क्या हो, संतुलन को स्थापित किया जा सके। ठीक है। तो इसका अंग कौन सा नहीं है? व्यापार नीति नहीं, करारोपण नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीतियाँ, ये सभी राजकोषीय नीति के अंग होते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या नहीं है? व्यापार नीति नहीं। तो राजकोषीय नीति किसे कहते हैं? राजकोषीय नीति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में हम अपनी जो अर्थव्यवस्था में हमारी सरकार है पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थायित्व को स्थापित करने का प्रयास करती है। तो सरकार के द्वारा जो भी व्यय किए जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं पर, या उन योजनाओं परियोजनाओं से जो आय हो रहा है, इस प्रकार समागम बिठाने का कार्य करती है कि जो हमारी समग्र मांग है और वस्तु एवं सेवाओं का जो उत्पादन है उसमें उचित संतुलन बना रहे, अस्थायित्व का खतरा न पैदा हो, कि मांग बहुत ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, और आपूर्ति बहुत ज़्यादा है, या फिर मांग बहुत कम है। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितने मिलियन आकलित की गई? ये आपको वर्ष 2011 की जनगणना पढ़ना होगा, उसमें चीज़ें विस्तृत रूप से दी गई होंगी। तो खैर इसके अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब क्या है? ए इसका विकल्प सही जवाब है। 377.1 मिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 377.1 मिलियन आकलित की गई थी। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है?
आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? आपके विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं दोस्तों? जुलाई से जून, अप्रैल से मार्च, या फिर जनवरी से दिसंबर, या हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है क्या होता है? इसका सही जवाब जुलाई से जून होता है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है? जुलाई से जून होता है। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है, आप बस ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा रटने की इसको ज़रूरत नहीं, कि आरबीआई ने 11 मार्च 1940 को क्या करा था? अपना लेखा वर्ष बदल दिया था। तो इससे पूर्व क्या था? जनवरी से दिसंबर के आधार पर, जनवरी से दिसंबर था, जिसे 11 मार्च 1940 में बदल करके जुलाई से जून कर दिया गया। कब किया गया? तो इसको 11 मार्च 1940 कर दिया। ठीक, 11 मार्च 1940 को इसको बदल करके जुलाई से जून कर दिया गया। अच्छा, पूर्व में क्या था? तो पूर्व में दोस्तों जनवरी से दिसंबर था। पूर्व में क्या था? जनवरी से दिसंबर। मान लीजिए जेडी, इसको याद रखें, जनवरी से दिसंबर पूर्व में। तो आरबीआई का लेखा वर्ष वर्तमान में जुलाई से जून के आधार पर गणना करी जाती, और इससे पूर्व जनवरी से दिसंबर था, जेडी था, जिसे 11 मार्च 1940 को बदल दिया गया था। और जो इसका लेखा वर्ष होता है उसे लेखा अवधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम सभी लोग आरबीआई पर बात करते हैं। आरबीआई को लेकर के कई प्रश्न बनते हैं, तो आरबीआई को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की बात की जा रही है, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करते हुए चलेंगे। तो आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? ये हो गया हमारा। ठीक है, और कब इसको परिवर्तित किया, इसको भी हमने समझा। तो हमने बात करी थी अभी पूर्व के क्वेश्चन में, कि आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 था, उसके अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी आरबीआई की स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई। अच्छा, मेरी थोड़ा बोलने की स्पीड फास्ट है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आरबीआई का लेखा वर्ष हमने समझ लिया, और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर, आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई। अच्छा, सर ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर है, प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबर्न स्मिथ थे। सर ओसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, और इसको कब, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया आरबीआई का? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया राष्ट्रीयकरण? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण करने का कार्य किया गया। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए हैं लेखा वर्ष को लेकर के, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया है। तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष है जुलाई से जून है, लेकिन वर्तमान में आरबीआई के द्वारा अपने लेखा वर्ष में क्या किया गया? परिवर्तन करते हुए इसे 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है दोस्तों। कब से कब तक कर दिया गया? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च कर दिया गया। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। तो आरबीआई का लेखा वर्ष पहले क्या था? पहले जेडी था, जनवरी से दिसंबर, जिसे 1940 में परिवर्तित करके जुलाई से जून किया गया। अब
वर्तमान समय में इसमें कुछ परिवर्तनों के साथ, संशोधन के साथ अप्रैल से मार्च कर दिया गया। और इससे पहले क्या होता था, जुलाई से जून होता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए आप लोग। तो अगर वर्तमान समय की हम बात करें कौन सा रहेगा, तो अप्रैल से मार्च रहेगा। पहले कौन था, जेडी था, जनवरी से दिसंबर। हालांकि इस समय का आपको याद रखना है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्वेश्चनों का पैटर्न जो है क्वेश्चंस का बदल रहा है, तो चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जनवरी से दिसंबर, और जिसे 1940 में परिवर्तित करके क्या किया गया, जुलाई से जून कर दिया गया, जुलाई से जून किया गया। ठीक है, किंतु अब वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में कुछ हालिया संशोधनों के आधार पर अप्रैल से मार्च कर दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए नहीं होगा, बी होगा। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ थे, किंतु अगर हम बात करें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। और वैसे दोस्तों पूछा जाए तो सर ओसबर्न स्मिथ थे, आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। ठीक है, भारतीय की जब बात की जाएगी, भारतीय गवर्नर कौन था। तो कुछ ये जो दोस्तों वर्ष है बहुत ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है, इसमें संशोधनों के साथ इसे मान लिया गया है। तो अब हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, केवल भूमि सुधार के लिए। तो जो जो आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक है, यह किसानों को ऋण किस प्रकार का उपलब्ध कराता है, दीर्घ अवधि का। ये जो भूमि विकास बैंक है आपका दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है, दीर्घ अवधि के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लंबी अवधि के लिए भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि केंद्र सरकार ने राज्यों में एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, जो एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उससे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना कब किया। आपके विकल्प हैं जनवरी 2016, जुलाई 2015, अक्टूबर 2018 या फिर नवंबर 2012। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार ने क्या करा था, जुलाई 2015 में राज्यों में एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना की थी। तो क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जुलाई 2015 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन कब किया गया, तो 2017-18 में इसका क्रियान्वयन हुआ था। इसके अगर हम क्रियान्वयन की बात करें, लागू कब हुआ, तो मतलब यह कब से इसका दिशा निर्देशों को धरातल पर लागू हो गए, तो 2017-18 से। तो केंद्र सरकार ने राज्यों में एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना जुलाई 2015 में की थी। ठीक है, और चूँकि यह लागू कब किया हुआ, जो धरातल पर इसके जो दिशा निर्देश कब लागू हुए, तो वह 2017-18 में लागू हुए। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के कुल आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी रही। यहाँ पर बात की जा रही है आयात की। भारत के कुल आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी रही, रसायन, रासायनिक खादें, पेट्रोलियम तेल, लोहा एवं इस्पात। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या रहेगा, अगर हम हाल के वर्षों के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो पेट्रोल एवं तेल ने आयात होने वाली महत्वपूर्ण मदों में से एक है दोस्तों। जैसे कोविड काल में अगर हम बात करें तो कोविड काल में भी पेट्रोल एवं तेल के आयात पर रोक नहीं लगाई गई थी हमारी सरकार के द्वारा। तो भारत के कुल आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद कौन शामिल रही, पेट्रोल एवं तेल शामिल रहा, और इसकी मांग निरंतर बनी भी रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या रही।
सबसे कम प्रतिशत जो शहरी जनसंख्या है कहाँ पर निवास करती है? तो 2011 की अगर हम जनगणना पर नज़र डालते हैं तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों राज्य में सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या रहती है। तो हिमाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत रहता है? 10.03%। कितना प्रतिशत? 10.3%, नहीं 10.03% रहती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या निवास करती है। इसका प्रतिशत कितना है? तो 10.03% है। विदेशी बाजार की भौतिक सुपर्दगी किस मामले में होनी चाहिए? आपके विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं? जो विदेशी विनिमय की भौतिक सुपर्दगी है किस मामले में होनी चाहिए? चालू बाजार, स्पॉट बाजार, पूंजी बाजार या फिर वायदा बाजार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पॉट बाजार। स्पॉट बाजार में क्या होता है? तो इसमें जो वस्तुओं की वर्तमान कीमत पर व्यापार तय होता है। स्पॉट बाजार में क्या होता है? वस्तुओं की वर्तमान कीमत पर, जो वस्तु होती है उसकी जो वर्तमान कीमत है उस पर व्यापार तय होता है और इसकी जो भौतिक सुपुर्दगी होती है वह बाद में करी जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कच्चा तेल है, तो कच्चे तेल की जो वर्तमान कीमतें हैं उस पर व्यापार तय होगा, बाद में उसकी चीज़ों को भौतिक सुपुर्दगी कहने का तात्पर्य बाद में इसको सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो जो वर्तमान कीमत होगी विदेशी विनिमय की भौतिक सुपुर्दगी किस मामले में होनी चाहिए? स्पॉट बाजार में दोस्तों होनी चाहिए। यह कैश मार्केट के रूप में भी कार्य करता है दोस्तों, तत्काल डिलीवरी के रूप में कार्य करने का कार्य करता है। ठीक है, और इसको यह वायदा बाजार के आमतौर पर विपरीत होता है। तो खैर आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि विश्व जो विदेशी विनिमय की भौतिक सुपुर्दगी किस मामले में होनी चाहिए? स्पॉट बाजार में होनी चाहिए। तो स्पॉट बाजार होता क्या है ये भी हमने समझ लिया कि वर्तमान जो कीमत होती है उस पर व्यापार तय होता है और बाद में भौतिक सुपुर्दगी इसकी करने का कार्य किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि बजट घाटे में कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं होती? राजस्व घाटा, पूंजी घाटा, भुगतान संतुलन घाटा, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान। तो इसमें कौन सा चीज़ सम्मिलित नहीं होती? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, बजट घाटे में कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं की जाती? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान को बजट घाटे के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। और बजट घाटे में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो राजस्व घाटा, पूंजी बजट घाटा, भुगतान संतुलन घाटा, इन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो अगर हम बजट घाटे की बात करते हैं कि बजट घाटे में कौन कौन चीज़ों को शामिल, मतलब जो बजट घाटे में सम्मिलित नहीं होता है, तो सार्वजनिक ऋण पर जो ब्याज होता है वह सम्मिलित नहीं होता है। अब राजस्व घाटा कहते किसे हैं इसको समझते हैं। पूंजी बजट घाटा क्या है? भुगतान संतुलन घाटा क्या है? इसको एक एक लाइन में समझ लेते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर राजस्व घाटा और पूंजी घाटा, भुगतान संतुलन घाटा की जो परिभाषाएं हैं उससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्व घाटा होता कब है? मान लीजिए सरकार ने क्या करा, जो आमतौर पर अगर इसकी हम परिभाषा की डेफिनेशन की बात करें तो जब सरकार का जो राजस्व व्यय होता है उसकी राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा होता है। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए सरकार ने किसी योजना पर कितना खर्चा किया। सरकार ने किसी आमतौर पर अगर हम बात करें, मान लीजिए एक ए योजना है, ठीक है, ये ए योजना है, इस पर सरकार ने कितना रुपया खर्चा करा? कुल 100 रुपया खर्चा करा है। अब इससे प्राप्त कितना हुआ सरकार को? 50 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो क्या हुआ, यह 50 रुपये घाटे में चल रही है। तो वही कहने का तात्पर्य है कि बजट घाटे में जो राजस्व घाटा है, जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, राजस्व जो हमारा है घाटे में चला जाता है। या फिर इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो सरकार की कुल आय है वह सरकार की कुल व्यय से कम हो जाती है, तो वह राजस्व जो हो जाता है दोस्तों घाटा हो जाता है। और राजस्व घाटा जब चला जाता है तो सरकार को केंद्र सरकार से या किसी अन्य चीज़ होती है उससे सरकार को उधार लेना पड़ जाता है सरकार, जिससे सरकार क्या होती है, टैक्स में बढ़ोतरी कर देती है। तो इसका आम आदमी को भी चीज़ों का समस्याओं का सामना
करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया राजस्व हमारा घाटा। अब पूंजी बजट घाटा क्या है? पूंजी बजट घाटे को कैसे समझते हैं? तो पूंजी बजट घाटे, अच्छा इन चीज़ों को शब्दों से भी हम आप आंकड़ा लगा सकते हैं। पूंजी बजट घाटा का तात्पर्य क्या है? मान लीजिए जब पूंजीगत जो व्यय किया जा रहा है वह पूंजीगत प्राप्तियों से ज़्यादा हो। पूंजी बजट घाटा क्या हो जाएगा? जो पूंजी बजट व्यय है आपका पूंजीगत प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाए। वही सिचुएशन है कि 100 रुपये हमने लगाए और 50 रुपये हमें प्राप्त हुए, तो हमने क्या हुआ, हम नुकसान में 50 हैं, तो वही हो जाएगा। जो पूंजी बजट घाटा दोस्तों होता है वो आमतौर पर केंद्र सरकार के एक बजट घाटे का एक हिस्सा होता है। किसका होता है? तो केंद्र सरकार के बजट घाटे का एक हिस्सा होता है। केंद्र सरकार के बजट घाटे का एक हिस्सा होता है और इसके अंतर्गत गैर आवर्ती प्रकृति की पूंजीगत जो मदें होती हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे मशीनरी हो गई, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह, ये सभी चीज़ों पर जो खर्च किया जाता है वो पूंजी बजट घाटे के अंतर्गत आता है। तो पूंजी बजट घाटा क्या होता है? पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से ज़्यादा हो तो वह पूंजीगत घाटा हो जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मदें हो गई? जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, ठीक है, मशीनरी है, इन सब पर चीज़ों पर जो खर्चा किया जाता है वो इसके अंतर्गत मदें आती हैं। आमतौर पर केंद्र सरकार के बजट का यह हिस्सा होता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों दीर्घकालिक निवेश भी शामिल होते हैं। हमारा अगला बिंदु क्या है कि भुगतान संतुलन घाटा क्या है? तो भुगतान संतुलन घाटा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भुगतान संतुलन घाटा किसे कहते हैं। भुगतान संतुलन घाटे में क्या होता है? जब मान लीजिए किसी देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जब निर्यात से ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं? भुगतान जो संतुलन हमारा है वो घाटे में चल रहा है। भुगतान संतुलन घाटा क्या है एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए हमारा किसी देश से आयात हमारा है 100 रुपये का और हम निर्यात कितना कर रहे हैं? 50 रुपये का। मान लीजिए ये हमारा देश इंडिया है और ये हम आमतौर पर अमेरिका और चाइना से ज़्यादा तौर पर व्यापार करते हैं, ये हमारा अमेरिका है। अब हमने क्या करा, इसको निर्यात कितना किया? निर्यात किया हमने $200 मिलियन का और आयात हमने कितना किया? $300 मिलियन का। कितना हमने आयात किया? $300 मिलियन का। ठीक है, तो अगर हम जो हमारा भुगतान संतुलन घाटा रहेगा कितना रहेगा दोस्तों? $100 मिलियन का करीब रहेगा। तो वही कहने का तात्पर्य है कि जब किसी देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात से ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जो हमारा संतुलन है दोस्तों, भुगतान संतुलन, चीज़ें घाटे में है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो चीज़ों को हमें आयात करने के लिए क्या होता है? मजबूरन किसी दूसरे देश से या संस्था से कर्ज लेना पड़ जाता है। उधारी इन सब चीज़ें क्या करती हैं? देश पर कर्ज डालने का कार्य करती हैं, जिससे टैक्स में बढ़ोतरी वगैरह, ये सभी चीज़ें इसके घटक के तौर पर शामिल होते हैं। और जिससे भुगतान संतुलन घाटे को पूरा करने के लिए जो देश होते हैं वो क्या करते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार का अपना प्रयोग करते हैं, जिससे आम आदमी पर समय के साथ साथ दोस्तों बोझ बढ़ता जाता है। तो ये हो गया हमारा विभिन्न प्रकार के, हमने घाटे जो हुए उस पर बात की। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? पूंजी बजट घाटा क्या है? भुगतान संतुलन घाटा क्या है? तो बजट घाटे में क्या शामिल नहीं है? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान शामिल नहीं है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी दोस्तों, काफ़ी समय भी ज़्यादा हो गया है। हम सभी लोग अब कंटिन्यू करेंगे इसको। उम्मीद है आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी और एंजॉय भी कर रहे होंगे। धन्यवाद।